बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear student, this is Iftikhar Ahmed from Government Higher Secondary School, लकी मरौत। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, टेन फंक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे। पिछले जो लेक्चर में आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन को रिकॉल करते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आपको इसकी डेरिवेटिव की पहले चैप्टर दूसरा है इसके बेसिक का पता ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले दो लेक्चर जो इंटीग्रेशन के आपने पढ़े हैं, इससे पहले जो डेरिवेटिव के आपने पढ़े हैं उसके आप हिफ़्ज़ कर लें, उसको आप याद कर लें, उसको आप ऐसा सीख लें कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो लेक्चर आपने सुने हों, तब भी आपको इंटीग्रेशन की समझ आएगी। क्योंकि यकीनी तौर पर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, यकीनी तौर पर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है कि उस्ताद ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं है। लेकिन जब ये सवाल स्टूडेंट पे आता है तो स्टूडेंट को बेसिक का पता नहीं होता कि बेसिक है क्या चीज़। तो थोड़ा सा पहले दो लेक्चर को रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होती क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन होती है, जिसको हम समेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन भी कह सकते हैं, और ये समेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के ज़ुमरे में ही आती है। जहाँ तक इंटीग्रेशन की को डिनोट करने का ताल्लुक है, जिससे हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, वो बेसिकली समेशन से निकला है। समेशन का जो एस है उससे निकला है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन ही आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप घर से जा रहे हैं, इंटीग्रेशन की मिसाल मैं आपको कैसे दूंगा? क्या घर से जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं घर से। कभी आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, कभी आपकी स्पीड तेज हो जाती है, मतलब आप यकसा स्पीड से नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूँ, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। आप घर से मंदिर तक के जाने का सफर आप इस कर्व शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस कर्व पे मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। आपने यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती, एक तरह की स्पीड से आप नहीं जा रहे। तो मतलब आपने इस एरिया के अंदर यहाँ का इसके अंदर जो एरिया है वो ये फाइंड करना है, और जब हम इस एरिया को फाइंड करते हैं तो हम किस चीज को यूज करते हैं? इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। अगर मेरे पास इस टाइप का एरिया हो, अगर मेरे पास इस टाइप का एरिया हो, अगर मेरे पास इस टाइप का एरिया हो, ये सारे एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन अगर एरिया मेरे पास कर्व के अंदर आ जाए, वो एरिया मेरे पास निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि ये एरिया का टर्म हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 3.6 सॉरी 5.6 में हम पढ़ेंगे कि एरिया का टर्म कैसे होता है। बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये था कि इंटीग्रेशन हम यूज ही इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ जाए, एरिया के अंदर जो कर्व के अंदर जो एरिया आ जाए, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। फिर हम इसी क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं।
इन टुकड़ों में हम इनको डिवाइड करते हैं और उसका हम एरिया निकालते हैं। तो इस एरिया को तमाम एरिया को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मेरे पास इनकी समेशन आ जाती है और बेसिकली इसी समेशन को एरिया के अंदर कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है इसको मालूम करने का नाम क्या है, इंटीग्रेशन है। तो हम आप लोगों ने जो पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था मैं इसी को रिवाइज करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन हमारे पास हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट मेरे पास एक फंक्शन है और ये f of x, इसका मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव सॉल्व करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे डेरिवेटिव मैंने दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिए। इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, dy dx of y is equal to f prime of x। ये मेरे पास का डेरिवेटिव आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेसिकली ये दोनों क्या है, एंटी है। मैंने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव मालूम किया। अब इसी डेरिवेटिव को मैं सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दी, इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं dx से। सिमिलरली इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं dx से। dx कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा dy, यहां पे क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ x। जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 2, अगर उसको मैं इंटीग्रेशन सारे लेता हूं f prime of x dx, ये कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा इसे। यहां पे मेरे पास अगर मैं इसका दोबारा इंटीग्रेशन लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ओरिजिनल फंक्शन आएगा। बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था y is equal to f of x से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने डेरिवेटिव लिया था, बोथ साइड का डेरिवेटिव लिया था मैंने। dy dx of y के पास f prime of x आया था। उसके बाद रिवर्स प्रोसेस पे, एंटी प्रोसेस पे मैंने इस फंक्शन को दोबारा लाना था, इंटीग्रेशन लिया इसका, मेरे पास क्या आ गया, वापस दोबारा वही फंक्शन आ गया। This means integration is the anti-process of derivative, या इसको ऐसे कह सकते हैं the converse process of derivative is called integration। आज हम पढ़ेंगे cos फंक्शन के बारे में, sin फंक्शन के बारे में, tangent फंक्शन के बारे में, कोटेंजेंट फंक्शन के बारे में, secant फंक्शन के बारे में और कोसेकेंट फंक्शन के बारे में। हमारे पास cos फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है, हमारे पास sin फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है, हमारे पास टेंजेंट फंक्शन का, कोटेंजेंट फंक्शन का, सेकेंट फंक्शन का और कोसेकेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं cos फंक्शन से। y is equal to cos फंक्शन cos x कि इसका मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आता है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मेरे पास क्या है। अगर मैं डायरेक्ट इसके फार्मूले में जाऊं तो आई नो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मेरे पास क्या आएगा, sin फंक्शन प्लस किसी को ऐड कर लें, किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर लें। दिस मीन इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले में जाऊं तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा, sin x आएगा प्लस किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर दें। अगर मैं इस चीज को प्रूव करूं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करूंगा,
डेरिवेटिव से स्टार्ट करूंगा, dy dx ऑफ sin x से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि dy dx ऑफ sin x मेरे पास क्या आ रहा है, cos x आता है। dy dx ऑफ sin मेरे पास cos x आता है। अगर मैं इसी cos का क्या ले लूं, इंटीग्रेशन ले लूं, तो मेरे पास वही फंक्शन, ये डिराइव्ड फंक्शन आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन के निशान और डिफरेंशियल के दरमियान जो कुछ मैं लिखता हूं वो मेरे पास डिराइव्ड फंक्शन होता है। और इसी डिराइव्ड फंक्शन, ये डिराइव्ड फंक्शन कहां से आ रहा है, dy dx ऑफ sin x मेरे पास cos x की वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, sin x आएगा। इसी चीज को समझने के लिए मैं ग्राफ की शक्ल में समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आएगा। sin का स्लोप, बेसिकली डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, स्लोप होता है। और इस sin का स्लोप मेरे पास क्या आएगा, cos x आएगा। जब मेरे पास sin का स्लोप cos x आ जाए तो मेरे लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं cos x का एंटी ले लूं मेरे पास क्या आएगा, फिर sin आएगा, फिर वही डायरेक्ट फंक्शन आएगा। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या sin का स्लोप cos आता है या नहीं आता है। अगर मेरे पास sin का स्लोप cos आ जाए, देन मैं इसको क्या लूंगा, इंटीग्रेशन लूंगा, रिवर्स क्लास पे जाऊंगा और मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, sin x आएगा। तो बेसिकली मैं यही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और sin x का स्लोप मालूम करते हैं कि sin x का स्लोप क्या होगा। y इक्वल टू sin x, मैंने फंक्शन ले लिया है y इक्वल टू sin x, और मैं इस sin x का स्लोप मालूम करने की कोशिश करूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ sin x, दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस sin x के स्लोप की समझ आ जाए कि sin x का डेरिवेटिव या sin का स्लोप cos क्यों आता है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एंटी है, तो आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है कि cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin आएगा। तो इसी पे तवज्जो दे दें कि sin का स्लोप cos आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो कोशिश करते हैं स्लोप मालूम करने के लिए। x एक्सिस ड्रा कर रहा हूं, x एक्सिस ड्रा कर रहा हूं, y एक्सिस ड्रा कर रहा हूं। ये मेरा x एक्सिस पॉजिटिव, ये मेरा y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पॉजिटिव, और ये y एक्सिस नेगेटिव। y इक्वल टू sin x, इसका पहले पेंसिल ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। 0 से स्टार्ट ले रहा हूं, 0, कोशिश करें कि वैल्यू को रीडिंग मिले 90, 180, 270 और 360। ऐसे ही ले सकते हैं पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये आपका पॉजिटिव एक्स। x में वैल्यू पुट करें, y इक्वल टू sin x की जगह 0 पुट करें, मेरे पास है y इक्वल टू sin 0 एंड y इक्वल टू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई,
नंबर 2, जब मैं y की वैल्यू इसी फंक्शन में x की वैल्यू 90 पुट करता हूं या x की वैल्यू पाई बाय 2 लगाता हूं तो मेरे पास sin पाई बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 90 या पाई बाय 2 पुट की है तो मेरे पास y की कौन सी वैल्यू आ गई है 1। नंबर 2, नंबर 3 में करते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन फंक्शन है x की जगह वैल्यू 270 r पाई पाई 180 या पाई लिखता हूं साइन 180 इज इक्वल टू साइन 180 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो y की कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0। नंबर 3। नंबर 4 पे इसी फंक्शन में y इज इक्वल टू sin x, अब मैं x की वैल्यू 270 या 3 पाई बाय 2 या 270 लगाता हूं तो मेरे पास y की कौन सी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू sin 3 पाई बाय 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तीसरी वैल्यू और लास्ट में मैं x की वैल्यू 2 पाई पुट करता हूं इसी फंक्शन में तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin पाई। तो जब y sin पाई का वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी तो x सॉरी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0 आ रही है। साइन फंक्शन में निकाल y फंक्शन साइन फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया मेरे पास y की वैल्यू 0 आ रही है। x की जगह मैंने साइन फंक्शन में 90 लगाया y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 1 आ रही है क्योंकि y एक्सिस पे जब आप ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो आपके पास साइन की वैल्यू 1 आएगी, जब आपके पास ओरिजिन से नीचे आएंगे तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। x एक्सिस में चाहे वो 0 हो ओरिजिन से इस तरफ हो या ओरिजिन से इस तरफ हो तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे भी 0 आएगी यहाँ पे भी 0 आएगी क्योंकि इस फंक्शन में y फंक्शन में यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है 0 90 180 270 और लास्ट में फिर गोल बनाते हुए सर्कल बनाते हुए मेरे काम चला गया 360 तक चला गया। मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही थी 1 2 3 4 5। अब मैं इन तीन वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ ड्रा करता हूँ, ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। चेक करें जरा मेरे पास सिंपल फंक्शन का ग्राफ क्या आ रहा है। जब मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा उसके बाद मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। जब मेरे पास स्लोप आ जाए, डिफरेंशियल आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, दिस मींस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेरे पास एक दूसरे के एंटी होते हैं तो मेरे पास कोई मसला नहीं ये समझने के लिए कि का साइन क्या आएगा, मेरे पास साइन आएगा। तो मैं कोशिश करता हूं 1 -1 जब x की वैल्यू 0 थी y की वैल्यू 0 यहां पे ओरिजिन पे जब x की वैल्यू 90 थी तो y की वैल्यू क्या थी 1 थी। ये मेरे पास 1 है, ये 1 जब तो x की वैल्यू 180 अब आई थी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही थी 0 बन रही थी। जब x की वैल्यू 270 पे चली गई थी तो y की वैल्यू -1 पे चली गई थी। ये मेरा -1 है, इसको प्लॉट करता हूं यहां पे
इसको यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ और लास्ट में जो 2 पाई की वैल्यू थी, जब मैंने x की वैल्यू 2 पाई लगाई थी इस फंक्शन में, तो मेरे पास y की वैल्यू कौन सी आ रही थी, 0 आ रही थी। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने 4 वैल्यू ली थी, 5 वैल्यू ली थी और 5 को मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ ग्राफिकली। ये मेरे पास क्या बना था, साइन का ग्राफ बना है, जिसको मैथमेटिकली साइन कर्व कहते हैं। अब मैं इसी साइन कर्व को प्लॉट करूंगा, बनाऊंगा। एक पॉइंट वापस में मिला दें, ये इसी तरह का ग्राफ है। ये मेरे पास क्या बना है, अभी जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड साइन कर्व, दिस इज कॉल्ड साइन कर्व। अब मैं साइन कर्व जो मैंने बनाया है इसका स्लोप मालूम करना है मुझे। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप बेसिकली एक टेंजेंट लाइन होती है। स्लोप बेसिकली एक टेंजेंट लाइन होती है। अगर आप x के अंदर चेंज ला रहे हैं तो y के अंदर आपको कितनी चेंज आनी है। जब मैं स्लोप मालूम करूंगा, इस कर्व का मैंने स्लोप मालूम करना है। और स्लोप बेसिकली क्या होता है, एक टेंजेंट लाइन होती है कि अगर आप x के अंदर चेंज ला रहे हैं तो y के अंदर कितनी चेंज आएगी। अगर आप x के अंदर 1 यूनिट चेंज ला रहे हैं तो y के अंदर कितनी चेंज आएगी। तो स्लोप उसी, अब इसी जो मैंने साइन कर्व बनाया है इसका स्लोप भी मैं ग्राफिकली बनाऊंगा ताकि समझ आ जाए बच्चों को। मैं एक और एक्सिस ड्रा करने की कोशिश करता हूं। सॉरी, थोड़ा सा ये y है, सॉरी x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव। अगर यहां से मैं स्टार्ट करूं, यहां से मैं स्टार्ट करूं, 0 से स्टार्ट करूं, स्लोप यहां पे 0 से स्टार्ट करूं तो मेरा स्लोप ये रहा। मेरा स्लोप यहां से आगे जब मैं जाऊंगा तो मेरा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर आप चेक करें बेटा, ये स्लोप है यहां पे मेरा स्लोप ये आ रहा है। इस पॉइंट पे मेरा स्लोप ये आ रहा है। चेक करें जरा, यहां पे मेरा स्लोप ऐसे है, यहां पे मेरा स्लोप ऐसे है। जो मैं टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था स्लोप बेसिकली एक टेंजेंट लाइन होती है। अगर आप x के अंदर कोई यूनिट चेंज ला रहे हैं तो y के अंदर आप यूनिट चेंज क्या होगा। तो ये मेरा एक स्लोप बन रहा था ऐसे, ये मेरा दूसरा स्लोप बन रहा था इस पॉइंट पे। तो बेसिकली मेरा स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। ये मेरा पहला स्लोप, ये मेरा दूसरा स्लोप, दोनों पहले एक्सिस में है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब मेरा स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली यहां पे स्लोप कितना होगा, आप यहां पे 1 यूनिट जाएं, आपके पास 1 यूनिट यहां पे आएगा। x के अंदर आपने चेंज लाई है तो y के अंदर कोई चेंज क्या होगी, y के अंदर क्या आपने चेंज लाई है। मैं x के अंदर चेंज ला रहा हूं तो बेसिकली मेरे पास y के अंदर भी 1 यूनिट चेंज आ रही है। तो अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा। x पे सॉरी 0 पे आपका स्लोप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पे चल रहे हैं, यहां पे इस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे मेरा ये स्लोप है। ये स्लोप है, ये मेरा स्लोप है। इस पॉइंट पे मेरा स्लोप ऐसे बन रहा है।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जहां पे स्लोप आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए वहां पे आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस मीन आप x के अंदर तो चेंज ला रहे हैं, y के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा आपका जो टेंजेंट बनाई है वो पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आ जाते हैं, 180 के पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां पे मेरा स्लोप क्या बनेगा, टेंजेंट लाइन मैंने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो हमें पास लोग क्या बनेगा, मैं x के अंदर एक यूनिट चेंज लेके आ रहा हूं, x के अंदर एक यूनिट चेंज लेके आ रहा हूं, तो मेरे पास तो इस टाइप का, अगर मैं x के अंदर एक यूनिट चेंज लेके आ रहा हूं तो मेरे पास y नेगेटिव आ जाता है, -1 आ जाता है। तो अगर मैं इसका यहां पे स्लोप निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि मेरा स्लोप ये नेगेटिव है। अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, क्योंकि यहां पे मेरी टेंजेंट कितना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जहां पे आपकी लाइन आपका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए वहां पे आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 270 पे मेरा स्लोप क्या बनेगा, 0 बनेगा। और लास्ट में ये पॉइंट है, ये मेरा स्लोप है। इसी तरह जिस तरह मैंने बाकी स्लोप निकाले हैं, इसी तरह इस स्लोप का भी यही तरीके का है। मैंने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किया, मेरा स्लोप क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। 0 पे मेरा स्लोप क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। 90 पे जब मैं गया, 90 पे मेरा स्लोप क्या आ रहा था, 0 आता, क्योंकि दो लाइन क्या आपस में, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए वहां पे आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे भी 180 के मेरा स्लोप क्या हो रहा था, -1 आ रहा था, क्योंकि नीचे आ रहा था, डिक्रीज हो रहा था। 270 पे एक मरतबा फिर जो मैंने टेंजेंट लाइन ड्रा किया है, स्लोप जो ड्रा किया हुआ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। जहां पे आपका टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए मींस आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी तरह 360 पे भी यही है। तो हमने क्या करना है, हमने इस स्लोप को अब इस लाइन में ड्रा करना है। ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 90, ये मेरे पास 180, ये मेरे पास 270 और ये मेरे पास 360। तो अब मैं कोशिश करता हूँ स्लोप को ड्रॉ करने की, ग्राफ के जरिए ड्रॉ करने की। तो बाकी मैं इरेज कर दूंगा। जब मेरा 0 था, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट -1, जब मेरा 0 था तो स्लोप क्या रहा था, 1 आ रहा था। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, जब मैं 90 पे आ जाता हूं तो मेरा स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं। जब मैं 180 पे आता हूं तो 180 पे मेरा स्लोप क्या बन रहा था, -1 बन रहा था। तो -1 को ड्रा करते हैं यहां से, ये मेरा -1। जब मैं 270 पे इसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो मेरा स्लोप क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और 270 पे मेरा स्लोप क्या आ रहा था, 0 आ रहा था।
इसी तरह 360 में मेरा स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा, ये पॉइंट। जो मैंने स्लोप के पॉइंट प्लॉट किए हैं उसमें ग्राफ शक्ल दे रहा हूं, तो तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला ले मेरे पास एक नई कर्व आएगी। अब उस कर्व को चेक करते हैं कि कौन सी कर्व है और किस चीज की कर्व है। इस पॉइंट को इससे मिला लें, इस पॉइंट को इससे मिला लें, इस पॉइंट को इससे मिला लें और इस पॉइंट को इससे मिला लें। डियर स्टूडेंट, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मैंने साइन फंक्शन का स्टार्ट किया था। साइन फंक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, y = sin x। मैंने एक साइन कर्व बनाई थी, x की जगह 0 की वैल्यू, x की जगह 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, रेडियन में 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π की वैल्यू पुट की थी। मेरे पास y की एक वैल्यू आई थी, उसी y की वैल्यू को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया था और उससे एक ग्राफ की शक्ल बनाई थी, जो कि मेरे पास किस चीज की ग्राफ बन रही थी, साइन फंक्शन की ग्राफ बन रही थी। और बेसिकली से हम क्या कहते हैं, साइन कर्व कहते हैं। उस साइन कर्व का मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे स्लोप निकाला हुआ है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करता हूं। डेरिवेटिव बेसिकली होता है स्लोप है कि स्लोप ऑफ एनी फंक्शन। तो मैंने 0 पॉइंट पे जो मैंने साइन कर्व बनाई है उसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो मेरे पास 0 पे स्लोप मेरे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मैंने 90 पे π/2 पे जो साइन कर्व बन रहा था उसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो चूंकि टेंजेंट लाइन ही स्लोप होती है किसी भी टेंजेंट लाइन को, तो मैंने जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, और जहां पे आपकी पैरेलल टू x एक्सिस जाता है वहां पे आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पे मेरा स्लोप क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। 180 पे आपका स्लोप क्या बन रहा था, -1 बन रहा था। 278 पर अगर फिर टेंजेंट लाइन पैरेलल हो गई है तो स्लोप मेरा 0 बन रहा था। और 360 पे जो 0 से 0 यहां पे मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है, तो यहां पे भी मेरा स्लोप क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। अब मेरे पास जो मैंने स्लोप के पॉइंट प्लॉट किए थे उन पॉइंट को मिलाकर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, एक कर्व बनाई हुई है। ये मेरा साइन फंक्शन का कर्व है। उसके नीचे जो कर्व बनी हुई है बेसिकली साइन कर्व की स्लोप जो है ना उसकी कर्व है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने मैंने पढ़ा था कि साइन फंक्शन का ग्राफ किस तरह आता है और कॉस फंक्शन का ग्राफ किस तरह आता है। तो बेसिकली जो नीचे मेरे पास ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ये किस चीज का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है, कॉस फंक्शन का ग्राफ है। तो बेटा मैंने स्टार्ट कहां से किया था, मैंने स्टार्ट किया था साइन फंक्शन से। साइन फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया था, साइन कर्व जिसे कहते हैं, मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया था। उसके बाद मैंने जो साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया था उसको हर पॉइंट पे मुख्तलिफ पॉइंट पे इसका स्लोप निकालने की कोशिश की है। और साइन फंक्शन के स्लोप से जो ग्राफ बना है वो एक और ग्राफ बना है। और अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ मेरे पास किस फंक्शन का ग्राफ है, कॉस फंक्शन का ग्राफ है। लिहाजा इस चीज से ये बात साबित हो जाती है कि अगर मैं साइन फंक्शन ले लूं, साइन फंक्शन का स्लोप मालूम करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस फंक्शन आ जाएगा। और चूंकि स्लोप मेरे पास डेरिवेटिव होता है लिहाजा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, कॉस फंक्शन आएगा। और मैंने पढ़ा हुआ है एंटी होते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एंटी होते हैं, कन्वर्स प्रोसेस होता है। तो जिस तरह स्लोप ऑफ साइन फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन मेरे पास कॉस आ रहा है, अगर मैं कॉस का इंटीग्रल ले लूं
इंटीग्रेशन ऑफ cos x ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, sin फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे आपकी एक बात प्रूफ हो जाती है, नंबर 1 का इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। ये ग्राफिकली आपको प्रूफ करके दी है कि चूंकि sin फंक्शन का स्लोप जो होता है वो हमारे पास cos फंक्शन देता है, लिहाजा cos फंक्शन का मैं इंटीग्रल ले लूं तो मेरे पास ये ओरिजिनल फंक्शन आएगा और ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास क्या था, sin फंक्शन था। इसी तरह हर एक का अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x ले लूं मेरे पास क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। सिमिलरली थोड़ा सा फर्क है कि वो ग्राफ आपका रिवर्स इमेज बनाता है ऐसे, वो वाला जिस तरह मैंने sin का मालूम किया, cos का मालूम किया है sin, इसी तरह आप sin का भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ किसके होता है, वो आपका इन्वर्स बनाता है। इसके बाद टेन पे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x पे चलते हैं। मेरे पास tan x क्या आता है, अगर मैं एग्जांपल शुरू करूं d/dx ऑफ tan x, डेरिवेटिव से स्टार्ट लेता हूं, डेरिवेटिव से स्टार्ट लेता हूं, एंड में क्या आएगा, ये डिराइव्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, secant स्क्वायर आएगा, secant स्क्वायर x आएगा। और अगर मैं secant स्क्वायर x का क्या ले लूं, इंटीग्रेशन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, वापस वही tan आएगा। तो एंटी प्रोसेस में चल रहा हूं, एंटी प्रोसेस में चल रहा हूं, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि tan x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, secant स्क्वायर आता है। चूंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, एंटी है, कन्वेक्स है, कन्वर्स है, लिहाजा अगर मैं secant स्क्वायर का क्या ले लूं, इंटीग्रेशन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, tan आएगा। और ये सिंपल फॉर्म है, क्या मेरे पास सिंपल फॉर्म है। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म में मेरे पास क्या आएगा, x की जगह कुछ और दिया गया है, बाय मींस x की जगह secant स्क्वायर ax प्लस b dx दिया गया है, x की जगह कुछ और वैल्यू दी गई है। तो पहले मैं इसी तरीके से चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। आई नो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan ax प्लस b। बट इसके साथ जो वैल्यू रिलेटेड भी है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं ax प्लस b, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूं तो d/dx ऑफ ax प्लस b, दिस मींस d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b, कांस्टेंट डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, d/dx ऑफ x d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू सॉरी इसकी वैल्यू क्या आएगी, a वैल्यू आएगी। और मेरे पास क्या होता है, कन्वर्स इफेक्ट होता है, लिहाजा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1/a tan ax प्लस b। मेरे पास क्या आएगी, जनरल फॉर्म secant square x, integral of secant square x dx is equal to tan x। ये जो मेरे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अगर मेरे पास x की जगह कोई और वैल्यू दी गई है, बाय मीन ax प्लस b दिया गया है, तो हम उसी तरह
आएगा तो वन जो कि कन्वर्स इफेक्ट करता है, काउंटर इफेक्ट देता है, तो a और a का काउंटर इफेक्ट मेरे पास क्या आएगा 1 ओवर रहेगा। तो मैं इक्वल बताएंगे ax plus b के साथ काउंटर इफेक्ट लिखूंगा और काउंटर इफेक्ट मेरे पास क्या है 1 ओवर a है, याद रखिए क्या होगा इसका जनरल फॉर्म हो गया। इसके बाद नंबर 3, इसके बाद चलते हैं कोटेनियन की तरफ। इसके बाद चलते हैं कोटेनियन की तरफ। नंबर 4 पे इंटीग्रेशन ऑफ कोटेनियन x dx। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी तक डेरिवेटिव में चूंकि मैं इंटीग्रेशन के साइन के साथ जो भी फंक्शन लिखता हूं, जो भी कुछ लिखता हूं, वो असल में मेरे पास डिराइव्ड फंक्शन होता है। और कोटेनियन x जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, कोटेनियन x किसी भी ऐसे फंक्शन का डिराइव्ड फंक्शन नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कोटेनियन x dx को मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूं, कोटेनियन x का इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए मैं पिछले 2 लेक्चर में जाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई मेरे पास ऐसा फंक्शन हो, अगर मेरे पास 1 में कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका ऊपर डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद हो, इसी फंक्शन का ऊपर मेरे पास क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उस फंक्शन को मैं एज लॉग लिख सकता हूं प्लस c। उस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, एज ए लॉग लिख सकता हूं। तो हम कोशिश करते हैं कोटेनियन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोटेनियन को हम तोड़ेंगे किस तरीके से, कोटेनियन मेरे पास किस चीज के बराबर होता है, cos फंक्शन डिवाइडेड बाय sin फंक्शन dx। कोटेनियन इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इंटीग्रेशन 1 ओवर sin x, यहां पे लिखूं cos x dx। मेरे पास नीचे कौन सा फंक्शन आ रहा है, sin फंक्शन आ रहा है। अगर मैं sin फंक्शन का डेरिवेटिव लूं d by dx ऑफ sin फंक्शन इज इक्वल टू cos फंक्शन, तो नीचे मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है, ऊपर इसका क्या मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है। तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्लस c। लिहाजा कोटेनियन x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, log ऑफ sin x प्लस c आएगा। यहां पे प्लस c, आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर लें। यहां पे एब्सोल्यूट क्यों लगाया हुआ है, एक सवाल राइज होता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट क्यों लगाया हुआ है। तो एब्सोल्यूट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म आ जाए तो उसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने क्या लगाया हुआ है, एब्सोल्यूट साइन लगाया हुआ है, ताकि मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x इनटू कोटेनियन x। कोसेकेंट x इनटू कोटेनियन x dx। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x इनटू कोटेनियन x, ये एक डिराइव्ड फंक्शन है किसका, सिर्फ तो यहां पे हमारे पास
dx ऑफ कोसेकेंट x। कोसेकेंट x अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास आएगा dx ऑफ 1/sin x। इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मेरे पास क्या आएगा dx ऑफ sin इनवर्स x। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1। अब डेरिवेटिव सॉल्व करें तो पावर d क्या आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगा। पावर के नीचे जो कुछ है उसको दोबारा ड्राइव करेंगे, मेरे पास dx ऑफ sin x बनेगा। तो -1 यहाँ पे बनेगा -2 और sin फंक्शन है, दोबारा क्या बनेगा cos फंक्शन बनेगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -1 -2 है, जब नीचे आएगा क्या बनेगा +2 बनेगा। लास्ट में क्या बनता है cos x। एक साइन को इसके नीचे ले आए -1 और sin x -cos और sin x और यहाँ पे 1 और sin x लिखते हैं। तो -cos और sin मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी -कोसेकेंट की वैल्यू आएगी और 1 और sin किसके बराबर होता है 1 और sin कोटेन के बराबर कैसे होता है। सॉरी ये मेरे पास कोटेन के बराबर होता है। अब ये मेरे पास किसके बराबर होता है कोसेकेंट के बराबर होता है। बेसिकली मेरे पास डेरिवेटिव क्या आया ये आया, सिर्फ किसकी कमी है नेगेटिव साइन की कमी है। यहाँ पे नेगेटिव ही लगा हुआ, यहाँ पे मैं नेगेटिव लाने की कोशिश करता हूँ। ये नेगेटिव लाने के लिए क्या करता हूँ एक नेगेटिव निशान यहाँ पे लगाता हूँ, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाता हूँ। मेरे पास बेसिकली क्या आएगा वही फंक्शन आ जाएगा। बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे मालूम करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले मेरे पास था cos फंक्शन। cos फंक्शन को समझाने के लिए ग्राफिकली समझाने के लिए मैंने क्या किया था, मैं पीछे किया था डेरिवेटिव में किया था। डेरिवेटिव में मैंने स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश की थी और जब मेरे पास एक साइन फंक्शन का ग्राफ आ रहा था उसको मैंने स्लोप मालूम करने की कोशिश की थी और स्लोप मालूम किया था। और चूंकि स्लोप भी मेरे पास डेरिवेटिव होता है, लिहाजा जब मेरे पास डेरिवेटिव साइन फंक्शन का आ गया तो चूंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेरे पास एंटी होते हैं, लिहाजा इंटीग्रेशन फाइंड आउट हुआ था जल्दी और ग्राफिकली प्रूव भी हुआ था। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, मुख्तलिफ जो साइन फंक्शन है, cos फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन है, कोटेन फंक्शन, ये सब मालूम किए थे। तो उससे आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.2 एक्सरसाइज, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।